दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज जिस मुद्दे पे बात करनी है वो कुछ एक दूसरे से घुले मिले हैं, मतलब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। उस पर जो है एक के बाद एक हम जो है लेते जाएंगे, बात करते जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो उनका प्राकट्य फिर से जो है वो हमारे देश में हो चुका है और ये सब बातों का जो है सबूत तुरंत मिल जाता है जब वो आते हैं और कोई धुआंधार भाषण कर देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं और सीना तान के, छाती पे हाथ पीट के एक जबरदस्त एंग्री, अब तो थोड़ी उम्र होगी तो एंग्री ओल्ड मैन कहेंगे, एंग्री ओल्ड मैन के अंदाज में जिस तरह से वो वीर रस से भरपूर अपनी एक शैली का परिचय देते हुए कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिसको देख के हमको लगता है कि ये सब करने की जरूरत क्या है, लेकिन वो करते हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने एक बात नोट की है कभी? प्रधानमंत्री जी जब भी देश से बाहर जाते हैं, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन देश से बाहर जब भी जाएं, उनके चेहरे पे इतनी मुस्कान देखने को मिलती है, इतना जो है मुक्त हास्य करते हुए हमारे प्रधानमंत्री दिखते हैं कि हमको लगता है कि वो दृश्य, उनका चेहरा जब हंसता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। हंसते रहते हैं तो बड़े अच्छे दिखते हैं। वही प्रधानमंत्री, मतलब कि कुछ ऐसी, जैसे अमेरिका की यात्रा थी अभी, वहां कुछ बातें अगर नहीं भी कुछ बोला है बगल वाला कोई अमेरिकन, फिर भी जो है वो अट्ठास्य कर देते हैं। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। कुछ ऐसे कुछ बोल देते जो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन हंसते हंसते बोल देते थे। तो मतलब कि बड़े प्रसन्न चित्त, मुस्कुराते हुए वो जब भी बाहर जाते हैं देश के, ऐसे दिखते हैं बढ़िया से। लेकिन जब देश में वापस आ जाते हैं, अचानक से उनके चेहरे पे इतनी सख्ती, इतना गुस्सा, इतना एक तरह से आक्रोश, ये पता नहीं ये भाव जो है क्यों हावी हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि देश में आना क्या उनको अच्छा नहीं लगता है क्या, कि कहां आ गया फिर से यहां वापस। कुछ ऐसा होता होगा मन में, पता नहीं क्या होता होगा। लेकिन आप देखेंगे वो वंदे भारत का भोपाल में जो है जाके जो है ट्रेनों को जो है फिर से जो है वो हरी झंडी दिखा दी, चेहरा इतना कठोर, इतना क्रोधित, आक्रोश युक्त, ऐसा चेहरा बना के वो यहाँ हिंदुस्तान में होते तो ऐसे होते हैं। अब ऐसे क्यों होते हैं हमको पता नहीं। अगर आपको पता हो तो इस कार्यक्रम के अंत में हमको जरूर बताइएगा। ये तो एक बात थी। लेकिन देखिए, अच्छा अभी इससे आगे चलें, आप सबसे गुजारिश है कि अभी इससे इस वीडियो की जो लिंक है इसको आप अभी शेयर कर दीजिए, तो जो हम आगे इस कार्यक्रम में जो बात करने वाले हैं वो बात हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए आप सबके सहयोग और मदद से। तो अभी से लिंक को, और आपको हमारी बात अच्छी भी लगती है, सच्ची भी लगती है, तो लाइक भी कर दीजिए, है ना। तो ये बात थी। अच्छा, अब आप सबको पता था, पता है एक्चुअली, कि अब 9 साल के बाद जब पहली पत्रकार परिषद बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने की, तो वो भी विदेश में जबरन उनको करनी पड़ी, अमेरिका में, क्योंकि वहां रवायत है, वहां रिवाज है। 2 सवाल लिए थे, उसमें से एक सवाल पूछा था वॉशिंगटन जनरल जो है, पोस्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट जनरल, उसकी एक जर्नलिस्ट है सबरीना सिद्दीकी। तो उन्होंने वो जो माइनॉरिटी के साथ को लेकर जो बर्ताव है उस पर, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक उनसे सवाल पूछा था। उस सवाल पूछने के बाद ये जो सबरीना सिद्दीकी जो है पत्रकार, जो महिला पत्रकार हैं, उनको जिस तरह से ट्रोल किया गया है भक्तों के द्वारा, मतलब जिस तरह से उनको हैरेस किया गया है, आप सोचिए कि उसकी वो हर एक सीमा को कैसे वो हैरेसमेंट पार कर गया होगा कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ प्रेस आके ये कहना पड़ा कि हम बहुत कंसर्न है इस चीज को लेकर और हम ऐसी चीजों को बिल्कुल जो है एंडोर्स नहीं करते जिस तरह से सबरीना के साथ हैरेसमेंट का बर्ताव हुआ है।
तो वो हम पहले आपको छोटा सा एक 20 सेकंड का है पूरा उनका एक क्लिप आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है वो उस पूरे मामले में कह रहे हैं। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that. नीचे हिंदी जो है वो किया हुआ था, तो आपने वो पढ़ा होगा। तो एक तो प्रतिबद्ध है वो लोग प्रेस की फ्रीडम को लेकर, और ये जो उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है उसको लेकर वो चिंतित भी है और उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और कहा कि इस सब चीजों को सहन नहीं किया जा सकता है, ये भी उन्होंने साफ बता दिया। अब क्या कहें, ये एक बेचारी पत्रकार है हमारे जैसी। अब हमारे जो भक्तों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नहीं बख्शा, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन से लेके आप देखिए नीचे तक की जो फौज है पूरी, ये बेचारी महिला पत्रकार की क्या औकात, क्या हैसियत है कि इसको बख्शा जाएगा। तो बराक ओबामा से, माय डियर फ्रेंड बराक से, सिर्फ बराक से, तू ताकि संबंध वाले रिश्ते वाले बराक से हो गया अचानक बेचारा बराक हुसैन, तो हुसैन बना दिया अचानक से उसको। अब उसका नाम है पूरा बराक हुसैन ओबामा नाम है उसका, लेकिन वो भी खुद इस्तेमाल नहीं करता है। वो क्रिश्चियन है बाय रिलीजन, वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है भी नहीं अभी, काफी लंबे अरसों से, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये जब आके मोदी साहब ने पूछा कि क्या हो रहा था हिंदुस्तान में जब मैं यात्रा पे था, तो नड्डा साहब तो क्या बता रहे, वो क्या बताएंगे। उनका काम है मोदी जी जाए तो एयरपोर्ट पे उनको विदा करना, आए तो वापस उनको वेलकम करना। और कहीं भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो किसी राज्य में, तो वहां उस हार की जिम्मेदारी जो है उसको अपने सर पे लेना, ये उनका काम है। बेचारा वो क्या बताएंगे कि देश में क्या हो रहा था। मणिपुर तो 52-55 दिन से चल रहा है, उसमें अब तब भी नहीं पूछ रहे थे, तो अब भी नहीं पूछ रहे, तो क्या बता के क्या करेंगे नड्डा साहब। लेकिन पवन खेड़ा ने कहा, इस सवाल का जवाब दिया, कहा कि मोदी जी आपको हम बताते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, कल आप विदेश से हिंदुस्तान लौटे और लौटते वक्त आपने नड्डा साहब से पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब नड्डा साहब से पूछकर तो आपने गलत किया। नड्डा साहब का काम आपने जो दे रखा है, उन्हें आपको पिकअप करने, आपको ड्रॉप करना की जो सर्विस है वो दे रखी है। इस दौरान वो बीच बीच में जहां हार जाती है भाजपा, उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके अलावा नड्डा साहब के पास कुछ विशेष जिम्मेदारी तो है नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में फॉग चल रहा है। ये आपने विज्ञापन, तो आप तो टीवी देखते ही रहते हैं पूरे दिन, तो विज्ञापन देखा होगा। भारत में फॉग चल रहा है। इस फॉग का जो क्रिएशन है, ये आपकी आईटी सेल और आपका प्रिय टेलीविजन मीडिया करता है। इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है? इस फॉग के पीछे मणिपुर आज भी जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो 300 जाने गई, उस पे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का भयंकर प्रयास आपकी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, मणिपुर जाइए, सड़क पर उतरकर देखिए। आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करिए, टीवी के चैनल बंद कर दीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा इस फॉग के पीछे क्या हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत के लोग हैं ना, वो भी अब टीवी की खबरों को देखकर कोई विश्वास नहीं बनाते अपनी किसी भी बात पर, आपकी किसी भी बात पर। इस दौरान आपके मित्र बराक ओबामा पर जो हमले हैं आपके मंत्रिमंडल से, वो तेज हो रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने आपकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं आपके आईटी सेल वाले, उनकी निंदा की है। सबरीना सिद्दीकी के ऊपर जो हमले आपके आईटी सेल कर रही है, उसके खिलाफ। फॉग हटाइए, खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो
पवन खेड़ा ने कहा कि धुंध, देश भर में धुंध फैली हुई है, इतना घना और गहरा कोहरा है कि इसके आगे क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और वो जो है कोहरा आप ही के लोगों ने फैला हुआ है ताकि आपको सच और हकीकत दिखे नहीं। चलिए तो ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन का जो है 5 ट्रेन का आज वो कर दिया। बहुत कहने को तो आज बहुत कुछ है, लेकिन हम समय की मर्यादा को लेकर भी चलेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर तो आज उसी पर बात करेंगे। और भी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदुओं में भी तो भिन्न भिन्न जाति के दूषण का भोग बने हैं ना हम। वर्ण तो पहले 4 हुआ करते थे, उस वर्ण में भी अनेकाधिक जो है पेटा जिसको कहते हैं सब डिवीजन जो है हमने किया हुआ है। ये हम ही ने किया हुआ है तो अब उसके हम भोग बन रहे हैं, वो अलग बात है। पर उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से उठाती है। अब वही काम जो है वो शुरू हो चुका है पिछले 1-1.5 साल से, जिसका आज फिर से प्रमाण मिला जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मुसलमानों के प्रति अचानक सहानुभूति दर्शाते हुए एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि सब लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुसलमानों के लिए आज तक कुछ किया नहीं, लेकिन मुसलमानों का नाम ले लेके वोट लेके सत्ता हथियाने का काम करती है। और कोई इनके पास कोई एक्चुअल प्लान ऑफ एक्शन नहीं है मुसलमानों के लिए। फिर नीचे गए थोड़े, उसके बाद कहा कि देखिए मुसलमानों में ये जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, ये जो है बेचारे इनकी और कौन ध्यान दे रहा है और इनकी हालत क्या क्या है। फिर वो टेलीप्रॉम्प्टर में जो जो हर चीज जो है लिखवा के लेके आए होंगे वो सब बोल दिए कि पसमानदा मुस्लिम में कौन कौन लोग आ जाते हैं, कौन कौन सी काम करने वाले लोग व्यावसायिक रूप से भी उनका समावेश होता है। हर चीज उन्होंने जो है वो एक जैसे तोता बोलता है वैसे बोल दी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने खुश हो गए कि पूछिए मत। अब हम आपको बता, पहले सुना दें आपको, फिर उसके बाद बताएंगे कि पसमानदा मुस्लिम एक्चुअली है क्या और क्या स्थिति इस देश में उनकी कितनी तादाद है। हर चीज आपको बताएंगे। पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण इस मामले में सुन लीजिए, क्योंकि अब मुसलमानों में भी भेद करना है। मुसलमानों में भी जो है अब वहां पे डिफरेंस, एक किसे कहते हैं डिवीजन क्रिएट करना है। तो इसलिए अब ये ऐसे मुसलमान जो कि बहुत गरीब तबके से आते हैं, या तो जिसे कहें कि बहुत ही अंतिम छोर पे खड़े हैं, जहां विकास की बात अगर हो तो उन तक कभी पहुंचता नहीं है, ऐसे जो मुसलमान है इस देश में, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उनको अब जो है कैसे अपनी ओर डाइवर्ट किया जाए, वो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज में कैसे एक डिवीजन क्रिएट किया जाए, उसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म जो है अब शुरू हुआ है। इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी जब आप ये भाषण प्रधानमंत्री जी का एक अंश सुना रहा हूं मुसलमानों को लेकर, इसको सुन लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं,
बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। तो सुना, अब वहां जो अति पिछड़े मुसलमान माने जाते हैं, जिसको पसमंदा कहा जाता है, पसमंदा एक उर्दू शब्द है। उर्दू का यही है कि बहुत हाईली मार्जिनलाइज्ड, जो बिल्कुल कोने में धकेले गए हैं, जो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड है, इसको पसमंदा कहते हैं। अब ये इनका एक वो बना हुआ है, एक संस्था बनी हुई है। संस्था का नाम है ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महस, और उनके फाउंडर और प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है अली अनवर अंसारी। उनके कुछ बयानात जो हैं वो अलग अलग माध्यमों में उन्होंने कुछ समय से वो दे रहे हैं। मेरे ध्यान पे वो सब आए, मैं जब ये पढ़ने की और जानकारी पाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे वो कुछ उनके बयान और उन ये जो पसमंदा मुस्लिम से उनको लेकर मेरे पास कुछ जानकारी मैंने आपके लिए इकट्ठा की, तो मैं कहूँ 2006 में सच्चर कमेटी ने भी एक रिपोर्ट जो है अपनी दी थी। उस रिपोर्ट में सच्चर कमेटी क्या कहती है मैं आपको बताऊं। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की अगर बात करें इस हमारे देश में, तो ऐसे राज्य जहां पे 40% से भी ज्यादा 40.7% ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर मुस्लिम ओबीसीज। मतलब कि मुसलमानों में, वैसे इस्लाम में तो कोई कास्ट है नहीं, इस्लाम में कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो कि यूं इस्लाम तो वहां से यहाँ आया है, इस्लाम यहाँ से ओरिजिनेट तो हुआ नहीं है, तो यहाँ आया है। बहुत सारे लोग जो मूलतः इस्लाम को मानने वाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यहाँ इस्लाम के आने के बाद फिर कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट हुए ऐसे लोगों की संख्या तादाद बहुत ज्यादा है। और जब वो कन्वर्ट हुए थे उससे पहले वो कोई किसी न किसी जाति के हिंदू हुआ करते थे। तो इसलिए फिर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां के मुसलमानों में, हालांकि इस्लाम में कोई कास्ट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, ये सब यहाँ है। तो सच्चर कमेटी ये कहती है कि भाई 40.7% ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया आर मुस्लिम ओबीसीज, वो मुस्लिम ओबीसी हैं, जो कि टोटल ओबीसी पॉपुलेशन है इस देश की उसके 16% होते हैं। ये 2006 की रिपोर्ट्स, ठीक है। और साथ में सच्चर कमेटी ये भी कहती है कि भाई ये जो उन्होंने जो डिफाइन किया है, उन्होंने फिर 3 टर्म डिफाइन की कि किस तरह के मुस्लिम जो हैं वो है। ये कहते हैं कि डिस्पाइट कास्ट बीइंग अ हिंदू कंस्ट्रक्ट एंड इस्लाम नॉट हैविंग द कंसेप्ट ऑफ कास्ट, इंडियन मुस्लिम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कास्ट्स। ये सच्चर कमेटी कहती है। एक है वो अशरफ हैं, जो कि इलीट मुस्लिम्स हैं बेसिकली, जो क्लेम करते हैं कि उनके पुरखे जो थे वो बाहर से आए थे, और जब आए थे तब भी वो इस्लामी ही थे। फिर एक जो है वो अजलफ है,
जो रिफर करता है ऐसे मुसलमान भाइयों बहनों को जो कि बैकवर्ड मुसलमान में ही बैकवर्ड पोजीशन रखते हैं, ठीक है। और साथ में वो भी लोग जो कि जब कन्वर्ट हुए तब वो बैकवर्ड सोसाइटी से आते थे, ठीक है। और एक है अर्जल जो रिफर करता है कि भाई वो जो दलित हैं, पर्टिकुलरली दलित जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, उनको कहते हैं अर्जल। ये सचर कमेटी ने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। और अंसारी साहब जो हैं वो इस ये जो मतलब 40.7% से भी ज्यादा मुसलमानों में इनकी जो तादाद है, उन मुसलमानों का जो कि पसमंदा कहा जाते हैं, उनका उनके हक के लिए, उनके राइट के लिए उन्होंने 1998 में ये फाउंडेशन जो है ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महज जो है उसको बनाया था। और तब से वो उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन वो जब तब से कर रहे हैं तो अचानक से जो है ये भारतीय जनता पार्टी के दिल में इनके लिए अनुकंपा और प्रेम और करुणा का एक जो स्रोत है वो कहाँ से फूट पड़ा है, ये आप समझ सकते हैं कि चुनाव जब आता है तो ये सब होता है। और चुनाव से पहले जो करना होता है वो कर लेते हैं। तो यही है, इनको वो किया जाता है। ये बिहार में संगठन चलाते हैं ये जो अंसारी साहब हैं। और उनका तो खुद का तो ये कहना है कि भाई पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें से 85% जो है वो पसमंदा में माने जाते हैं, ये उनका मानना है। तो डिवाइड एंड रूल सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं होता है भाई। वो जो पॉलिसी है वो सिर्फ हिंदू में भी नहीं लागू की जाती है, जाट और क्षत्रिय में भी नहीं लागू की जाती है, ब्राह्मण और ठाकुर में भी नहीं लागू होती है, दलित मतलब के बैकवर्ड पिछड़े और जिसको सवर्ण कहा जाता है उनके बीच ही नहीं लागू की जाती। ये मुसलमानों में भी अब लागू की जाएगी। तो वहां भी जो है एलिट मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम के बीच जो है एक खाई बनाने की शुरुआत की गई है, वो की जाएगी। और फिर ओबीसी और दलित मुस्लिम जो है, जिसको अब जैसा इस्लाम में कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ इस तरह से जो है इनको डिवाइड किया जाएगा। और आगे जो है फिर से एक अपनी राजनीति जो है वो चमकाने की भरपूर बरजोर कोशिश जो है वो की जाएगी, जिसका स्पष्ट संकेत जो है आज इस भाषण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दे दिया है कि हम स्पष्ट रूप से इसको समझ गए। आप इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, क्या कमेंट करना चाहते हैं, नीचे ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है आप जरूर से कीजिए। ये हम आपसे अपील करते हैं, हम चाहेंगे कि आप करें। बात हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो लाइक कर दें, जरूर से शेयर कर दें, हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं किया है तो अभी करें भाई, कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के लोगों को भी करवाइए और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।